के आंतरिक दीवार जो होती हैं वो क्रिस्टी का बना होता है। उसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम ये बताए थे कि कोशिका के अंदर कंकाल जो होता है वो कंकाल का काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो तरह के हम बताए थे, एक तो हम स्मूथ ईआर बताए थे और एक हम रफ ईआर बताए थे। तो स्मूथ ईआर में कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करती हैं, जबकि रफ ईआर में प्रोटीन का निर्माण करती है। और रफ ईआर में ही राइबोसोम होती हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है, इसलिए इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। और ये सबसे छोटी सेल्स का सबसे छोटी इकाई होती हैं, सबसे छोटी इकाई सबसे छोटा अंग होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अंग और कोशिका के भीतर जो ये अंग है, ठीक है, एक होता है कोशिका। तो कोशिका इकाई हो गया शरीर का, बॉडी का इकाई क्या हो गया, सेल्स हो गया। लेकिन सेल्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं। तो वो कोशिका के अंदर जो है राइबोसोम होती हैं, जो सबसे छोटी होती है अंग। ये राइबोसोम दो तरह की होती हैं, एक 70S होती हैं और एक 80S होती हैं। 70S प्रोकैरियोटिक में होती हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें ये इस तरह के प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है वो देखने को मिलता है। और 80S राइबोसोम में इसमें भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में ये अवेलेबल होता है। तो आप ये याद रखिएगा। यहाँ तक हम बता दिए थे। चलिए हमें रिवीजन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैं आज 2-3 टॉपिक, यानी कि आज मैं सेल्स का जो पार्ट्स है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपर्चर इसको बोला जाता है। इसको खोज सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। इसका काम क्या होती हैं, तो पदार्थों का परिवहन करना होता है, अर्थात यातायात में सहायक होता है। कहने का मतलब है कि आप कल्पना कीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसको हर जगह हम हर चीज़ से काम लेना होता है, यानी कि पैर है, ब्रेन है। तो मान के चलिए आपको दौड़ना है, ठीक है, तो दौड़ना है तो आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा ताकत होना चाहिए पैर में, तभी तो आप दौड़ पाएंगे ना। तो उसी प्रकार से आपके पास पैर में ताकत ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आप रनिंग कर पाओगे अच्छी तरह से। तो वहाँ पर अब दिमाग का जो ब्लड है, ठीक है, वहाँ पर पैर में जाना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, यातायात में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये गोल्जी अपर्चर के द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा ये काम किए जाती हैं। यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, तब मैं किसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ब्रेन के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं। तो ब्रेन में ब्लड के यहाँ पर क्या हो गया, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो ब्लड हमें ब्रेन में पहुँचाना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा कोशिका अंग जिम्मेदार है, तो आपको पता होना चाहिए। गोल्जी बॉडी जो है ये यातायात का काम करती है, यानी कि जितने भी ढोने का काम है, यानी कि किसी भी तरह का पावर देने का काम है, तो ये आपको गोल्जी अपर्चर यानी गोल्जी बॉडी के द्वारा ये इसका जिम्मेदारी होती हैं कि जो भी जिसका ज़रूरत है वहाँ पर ब्लड को फ्लो करवावे। तो ये गोल्जी बॉडी के द्वारा ये जिम्मेदारी होती है। जैसा कि जानते हैं कि कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, स्थापित किए थे। काम क्या होता है, यातायात। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीपीसी के एग्जाम में, एक सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि यातायात में कौन सा कोशिका के अंग है जो यातायात में सहायता पहुंचाती है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी बताया गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपर्चर्स जो होती है वो कोशिका के अंदर जो एक पार्ट है गोल्जी बॉडी, उसका काम होती हैं यातायात में सहायता पहुंचाना। अब नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन हिंदी है। तारक काय होती हैं, क्या होती हैं, सेंट्रोसोम के हिंदी होती हैं तारक काय, या कहीं कहीं इसको सेंट्रोसोम भी लिख दिए जाते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए सेंट्रोसोम का हिंदी भी पता होना चाहिए। और सेंट्रोसोम तो खुद इंग्लिश है, तो हिंदी इसका थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको फ़ायदा करेगा, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए,
सेंट्रोसोम के बारे में समझते हैं कि सेंट्रोसोम करता क्या है और इसका रिस्पॉन्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। तो यह कोशिका विभाजन करने का काम करता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होती है? कोशिका का विभाजन करना, ठीक है। ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। क्या होता है? ये मस्तिष्क में नहीं पाई जाती हैं, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होती हैं। भाई जब सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका को डिवाइड करना। अब कोशिका का डिवीज़न मस्तिष्क में नहीं होती हैं, क्योंकि सेंट्रोसोम तो मस्तिष्क में होता ही नहीं है। और जब सेंट्रोसोम होगा ही नहीं मस्तिष्क में, तो फिर वहाँ पर डिवीज़न कैसे कर लेगा? तो यहाँ पर जब आप जानते हैं कि मैं बताया था कुछ पहला ही वीडियो में बताया था कि सेंट्रोसोम का काम होती हैं कोशिका को विभाजन करना। और जब ज़्यादा कोशिका विभाजन किसी भी स्थान पर, किसी बॉडी के स्ट्रक्चर में जब कोशिका विभाजन ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहाँ पर एक रोग हो जाती है जिसका नाम होती है कैंसर। ये मैं पहले ही वीडियो में बता दिए थे। अब चलिए इसको अच्छा तरह समझते हैं। तो यही सेंट्रोसोम जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि इसका काम होती हैं कोशिका को विभाजन करना। क्या होती हैं? कोशिका विभाजन करना, यानी कि एक ही स्थान पर जब ज़्यादा कोशिका विभाजन कर देगा, एक ही स्थान पर जब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिका विभाजन कर देगा, तो वहीं पर आपका एक रोग हो जाएगा, जहाँ जिसको क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये अप्लाई होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अप्लाई होता है कि सेंट्रोसोम तो होता ही नहीं मस्तिष्क में। भाई जब जहाँ पर सेंट्रोसोम होगा ही नहीं, तो वहाँ पर तो कोशिका विभाजन होगा ही नहीं, तो फिर कैंसर क्यों हो जाता है? आप लोग भले भांति परिचित होंगे कि ब्रेन के अंदर भी ट्यूमर नाम की बीमारी यानी कैंसर हो जाता है। आखिर क्यों हो जाता है? तो देखिए, मस्तिष्क में दो सेल्स होते हैं, एक का नाम होती है गिलियल सेल और दूसरा का नाम होते हैं न्यूरॉन सेल। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है, गिलियल सेल और न्यूरॉन सेल। तो न्यूरॉन सेल के बारे में तो आप जानते हैं कि न्यूरॉन सेल होता है मस्तिष्क में, लेकिन आप गिलियल सेल के बारे में नहीं जानती हैं। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि गिलियल सेल एक ऐसा सेल है जहाँ पर कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? वहाँ पर कोशिका विभाजन हो जाता है। तो जहाँ पर कोशिका विभाजन होगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सेंट्रोसोम होगा, क्योंकि सेंट्रोसोम का काहे तो काम होती हैं कोशिका को विभाजन करना। तो गिलियल सेल में कोशिका विभाजन होगी, तो आपको पता चला कि न्यूरॉन सेल में तो कोशिका विभाजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। लेकिन गिलियल सेल में तो सेंट्रोसोम होता है, और जहाँ सेंट्रोसोम होगा तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर ज़्यादा कोशिका विभाजन कर दे। ठीक है, तो जहाँ पर कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा वहाँ पर कैंसर की संभावना ज़्यादा हो जाएगा। चूँकि गिलियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, इसलिए गिलियल सेल में एक बीमारी हो जाता है, ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो ट्यूमर हो जाने का मतलब क्या है कि बाद में उसका कैंसर का रूप ले लेता है वो। तो आपको पता चल गया कि ब्रेन में भी कैंसर होता है। ठीक है, वो कहाँ होता है? गिलियल सेल में होता है। ये आपको डॉक्टर साहब अच्छा से बताएंगे। जहाँ तक जितना ये कंपटीशन है, तो इसमें इतना ज़रूरी था, मैंने बता दिया। तो ये सेंट्रोसोम का काम आपको समझ में आ गया होगा। पादप में कोशिका विभाजन जो होती हैं, लेकिन ये सेंट्रोसोम किसका विभाजन करती हैं? जंतु में विभाजन करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जंतुओं के लिए है। कोशिका विभाजन जंतुओं में, यानी जंतु हुआ या फिर जानवर हुआ, इसमें कोशिका विभाजन करने की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रोसोम करेगा। लेकिन अगर सेल प्लेट है, सेल प्लेट का काम क्या होती है? पादप में कोशिका विभाजन करना, यानी कि प्लांट है, उस प्लांट में अगर कोशिका विभाजन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट के लिए सेल प्लेट का काम करती हैं। सेल प्लेट का भी काम वही होती हैं जो जीव में सेंट्रोसोम करती हैं, तारक करती हैं। सेंट्रोसोम की खोज का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो नाम याद रखना है, बोबरी। क्या? बोबरी नाम के वैज्ञानिक था जिन्होंने सेंट्रोसोम की खोज किया था। सेंट्रोसोम की हिंदी क्या होती हैं? तारक होती हैं। चलिए, सेंट्रोसोम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होती हैं। किसका? सेल्स के अंदर जो ऑर्गन है, सेल्स के अंदर जो अंग है, उसमें से लाइसोसोम की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लाइसोसोम से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता चल जाएगा। तो कोशिका, ये जो लाइसोसोम होती हैं, ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करती हैं। इट मीन्स क्या कि यदि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसके अंदर क्या होती हैं?
जल अपघटक एंजाइम होती हैं। और ये एंजाइम का काम क्या होता है समझिएगा। इस एंजाइम के काम होता है कि यदि कोई ऑर्गन्स सेल्स के अंदर काम करना पसंद नहीं करता है, यानी कि कोई काम करना बंद कर दिया, तो ये लाइसोसोम क्या करता है कि उसको थोड़ा सा एंजाइम जो है छिड़क देता है। और ये छिड़क जाता है तो ये जल अपघटक एंजाइम बहुत ही ज़्यादा जहरीला रस होता है, जो जिस पर चलते ही वो क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, तो इसका काम होता है कि अगर कोई सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, जैसे वैक्यूल्स का काम होता है क्या, पानी को जमा रखना, अगर वो वैक्यूल्स जमा ही नहीं रखे पानी को तो क्या होगा, तो वहाँ लाइसोसोम रहता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको जल अपघटक एंजाइम जो रखता है वो छिड़काव कर देता है, जिससे लाइसोसोम क्या बोलता है, वैक्यूल्स ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से यदि मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी बनाना, वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना ही नहीं रहा, तो क्या करेगा कि वो लाइसोसोम वो जल अपघटक एंजाइम जो रखता है वो छिड़काव कर देगा, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये लाइसोसोम जो होती हैं सफाई करने का काम करती हैं, यानी आप काम नहीं करेंगे तो आपको सफाई कर देगा। तो वो लाइसोसोम का भूमिका क्या होती हैं कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है सेल्स के अंदर ऑर्गन्स, तो उसको साफ़ करने का काम वो करता है, लाइसोसोम की भूमिका होती है। तो आपको समझ में आ गया। लेकिन क्या होगा जब कोशिका के अंदर सभी कुछ काम करना बंद कर दे, क्या कोशिका के अंदर जितने भी चीज़ है वो सभी बंद कर दे, काम करना बंद कर दे। माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है एनर्जी बनाना, अब वो बनाए ही नहीं। गोल्जी बॉडी का काम होती हैं कि यातायात में हेल्प करना, वो करे ही नहीं। हाँ, वैक्यूल्स का काम होती हैं पानी इकट्ठा करना, वो करे ही नहीं। सेंट्रोसोम का काम होती हैं कोशिका विभाजन करना, वो करे ही नहीं। तो क्या करेगा, ये पूरे को फाड़ देगा। लाइसोसोम क्या करेगा, ये पूरे को फाड़ देगा मतलब पूरे जितने भी कोशिका के अंदर जो टर्म्स है, जो अंग है, वो सारा मर जाएगा। और मर जाएगा तो यह आत्महत्या कर लिया पूरा कोशिका। तो इसलिए लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली बोला जाती है, क्योंकि सभी कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सही मर गए होते हैं उस वक्त। तो इसीलिए उसको बोला जाती है कोशिका, जो लाइसोसोम बोला जाती हैं, क्योंकि वो पूरी कोशिका को बर्बाद कर दिया। क्या, पूरी कोशिका को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो उसके कोशिका के जो अंदर अंग थे वो सारे कोशिका को क्या कर किए, बर्बाद कर दिए। जब वो फटा तो लाइसोसोम पूरे में चिपक गया, जाकर पूरे को मार दिया। इसलिए इसे बोला जाती हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या बोलाती हैं, आत्महत्या की थैली। आपको याद रखना है, या एटम बम भी कहीं कहीं लिखा होता है, आप याद रखिएगा। एटम बम भी वही है और आत्महत्या की थैली भी वही है, लाइसोसोम को ही बोला जाती है। इसकी खोज की बात करेंगे तो डी डुबे, क्या लाइसोसोम की खोज किसने किए थे, तो डी डुबे नाम के वैज्ञानिक किए थे। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होती हैं, याद रखिएगा, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होती हैं। अब जब आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं हो, क्योंकि वो भी तो सेल्स है एक प्रकार के, जब वो आरबीसी मरेगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होती है, 120 दिन। और जब वो आरबीसी 120 दिन में मरेगा तो शरीर से ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए ना जो उसको साफ़ करे, तो कौन साफ़ करेगा, तो लाइसोसोम का काम होती है भाई, जो मर गया है उसको सफाई करना। तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम तो होता नहीं है, तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, गंदगी को साफ़ करना। अब ये आरबीसी मर गया है, अब इसको सफाई कौन करेगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो लाइसोसोम है नहीं, तो भाई सफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मरा हुआ रह जाएगा तो वो बीमारी हो जाएगा। तो उस बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए ये क्या करती हैं, आरबीसी जब मर जाता है तो वो ये स्प्लीन के अंदर चले जाती हैं, जिसको हिंदी में प्लीहा बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं, प्लीहा। तो स्प्लीन के अंदर चले जाती हैं। प्लीहा या तिल्ली भी कहीं कहीं इसको लिखा मिल सकता है आपको, तो याद रखेंगे। इसलिए क्या बोलाते हैं, आरबीसी का कब्र बोला जाती हैं। प्लीहा को क्या बोला जाती हैं, आरबीसी का कब्र बोला जाते हैं। क्यों बोला जाती हैं, क्योंकि आरबीसी जब मरा तो इसको सफाई करने के लिए लाइसोसोम नहीं आया। क्यों, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो लाइसोसोम है नहीं। तो जब आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं रहेगा और ये 120 दिन में मर जाएगा, तो इसको सफाई करने के लिए कोई होना चाहिए शरीर के अंदर ना। तो वो जो कोशिका के अंदर लाइसोसोम होती हैं वो यहाँ पर होती नहीं है, तो इसकी सफाई, ये मरता है तो चला जाता है स्प्लीन के अंदर।
प्लीहा के अंदर, और प्लीहा को ही बोला जाती है आत्महत्या की आरबीसी का कब्र बोला जाती हैं, क्योंकि ये जब मरता है तो इसे लाइसोसोम सफाई नहीं करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रह जाएगा तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन बना के पूछेगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। और जब क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पर आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब होती हैं केंद्रक। क्या? केंद्रक होती हैं। इसकी खोज की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक कब किए थे? 1881 के लगभग किए थे। कोशिका को नियंत्रित करती हैं। इसका काम क्या होती हैं? जितना भी कोशिका के अंग है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। यानी मास्टर का, कोशिका के मास्टर किसको बोला जाता है? तो कोशिका के मास्टर होती हैं वो न्यूक्लियस को बोला जाती हैं। क्या? न्यूक्लियस को बोला जाती हैं। इसको कहीं कहीं आप न्यूक्लियस जो होता है कोशिका का दिमाग भी बोला जाती है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में कोशिका का दिमाग पूछ देगा तो कि कोशिका का दिमाग किसको बोला जाती है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग बोला जाती है। इसमें होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें सिर्फ 80% से ऊपर प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं? 80% से ऊपर प्रोटीन होती हैं। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं बहुत डीप में। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि न्यूक्लियस जो होती हैं वो कोशिका के अंदर एक पार्ट होती हैं जो सभी कोशिका के को कंट्रोल करने का काम करती हैं। यानी कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को कंट्रोल करने कौन करता है? तो आपको पता होगा ये केंद्रक करती हैं, न्यूक्लियस करती हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया था। इसके अंदर 80% से ऊपर प्रोटीन होती हैं। अब लास्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल का मतलब हिंदी में याद रखिएगा रसघानी होती हैं। क्या होती हैं? वैक्यूल्स का मतलब क्या होती हैं? रसघानी। यहाँ पर होता क्या है तो यहाँ पर सिर्फ जल मिलेगा आपको। यानी कि जितना भी जल आप पीते हो, क्या? जितना भी जल आप पीते हो वो जाता है पेट में। क्या? वो जाता है पेट में। और पेट से कहाँ जाता है? वो पाचन क्रिया बड़ी आंत में जाती हैं, जहाँ पाचन होता है किसका? पानी का पाचन होता है। आप लोग को भली भांति पता होगा कि पानी का पाचन कहाँ हो जाता है, तो पानी का पाचन होता है बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और जब पच उच के जाता है तो कहाँ इकट्ठा हो जाता है? तो यहीं पर आता है वैक्यूल्स के अंदर, जिसे रसघानी बुलाई जाती हैं। जब पानी पच जाता है तो पानी जब पच जाता है तो कहाँ चला जाती हैं? तो यहीं पर आता है रसघानी में। और इसमें कितना है? 90% पानी है। क्या? 90% से ऊपर पानी होता है इसमें। आपको याद रखिएगा कि रसघानी में 90% से ऊपर पानी होती है। यानी कि आप जितना भी पानी पीजिएगा और जितना ही पाचन होगा सारा पानी कहाँ पर है? रसघानी के अंदर है। ये तो पानी आप जो पी रहे हो, लोटा के लोटा पानी पीते हो, एक दिन में 6-7 लोटा जब पानी पीते हो, वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी पच के रसघानी के अंदर ही जाती हैं, जिसको हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जंतु में छोटा होती हैं, ये प्लांट में भी होती हैं, लेकिन प्लांट में क्या होती हैं? बहुत बड़ा होती हैं, लेकिन जंतु में छोटा होता है। जंतु बोलने से मतलब क्या है? जंतु बोलने से मतलब मानव भी है और जंतु बोलने से मतलब जानवर भी है। तभी तो कहा गया है मानव क्या है? एक जानवर है। क्या है? मानव क्या है? एक प्रकार के जानवर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना छोड़ देते हैं। पार्ट्स, सेल का जो पार्ट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। इतना ही पार्ट्स होता है। आगे हम कुछ प्लास्टिड देखेंगे, आने वाले वीडियो में प्लास्टिड पढ़ाएंगे और उसमें आपको अच्छा तरह से बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के